क्या नरेंद्र मोदी जी आज इतने बेबस हो चुके हैं, इतने लाचार हो चुके हैं कि उनको अब उधार के नेताओं के आगे और बैसाखियों के नेताओं के आगे अब घुटने टेकने पड़ रहे हैं? और यह सवाल इसलिए क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक दूसरी पार्टी से नेताओं को तोड़ करके अब गुजारा करने की शर्त पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ भी हो, बस गुजारा हो। और इस गुजारे वाली कंडीशन में मोदी जी कितने दिन गुजार पाएंगे और कितने दिन उनके गुजर पाएंगे, बड़ा सवाल ही है। चंपई सोरेन, जिनके नाम की चर्चा पिछले 3 दिनों से लगातार गर्म है। चंपई सोरेन दिल्ली में है और चंपई सोरेन कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी के अंदर शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन ने बहुत लंबी एक पोस्ट लिखी है, वो पोस्ट भी आपको दिखाएंगे। हेमंत सोरेन का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी आज उधार के नेताओं के आगे, बैसाखियों के नेताओं के आगे और आंख दिखाते हुए नेताओं के आगे सरेंडर करने को मजबूर है। बीजेपी के अपने नेता और बीजेपी के अंदर बाहर से आए हुए नेता आज मोदी के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। चंपई सोरेन, उनका ये पोस्ट आप देखिए, एक लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि पिछले 3 दिनों से अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा हूं, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया हूं। चंपई सोरेन ने कहा कि कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। तो एक बड़ी भावुक पोस्ट आज लिखते हुए चंपई सोरेन ने यह कहा। लेकिन चंपई सोरेन, क्या वाकई जनता का जनादेश चंपई सोरेन को मिला था? क्या जनता ने, झारखंड की जनता ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का आदेश दिया था? या फिर आपदा में अवसर तलाशना ये कहीं से सीख करके आए हैं और आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाए और उस अवसर को फिर अपना जन्म सिद्ध अधिकार बना दिया जाए, क्या वाकई कहीं से दिशा निर्देश मिला है? और चंपई सोरेन साहब अब पूरी तरीके से बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या चंपई सोरेन अब आने वाले चुनाव में झारखंड में हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि 4 विधायक चंपई सोरेन के साथ में दिल्ली आए हुए बताए जा रहे हैं, क्या वो भी बीजेपी के अंदर शामिल होंगे या चंपई सोरेन अभी अकेले जाएंगे और उसके बाद में एक एक करके किस्त में नेताओं को शामिल करवाया जाएगा, ताकि खबरें, सुर्खियां लगातार बताई जाती रहें कि हां, चंपई सोरेन ने अभी इतने विधायक को और अभी इतने विधायक को अपने पाले में कर लिया, या जिन विधायकों के टिकट काटे जाएं उन विधायकों को भी अपने पाले में कर लिया जाए। लेकिन आज एक और बयान वायरल हो रहा है, हेमंत सोरेन का बयान। हेमंत सोरेन ने कहा, हम तो चुनौती देकर कहते हैं कि आज चुनाव कराओ, कल झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात जाना पड़ेगा। हेमंत सोरेन की तरफ से बयान कहा गया और हेमंत सोरेन का यह बयान अब वायरल हो रहा है। हेमंत सोरेन ने एक सभा के अंदर कहा था कि हम चुनौती दे रहे हैं, आप आज चुनाव करवा दीजिए, कल हम इनको गुजरात भेज देंगे। और गुजरात किसको भेजे जाने की बात होती है, और गुजरात में कौन सी लॉबी ऐसी है जो लगातार दूसरी पार्टी से नेताओं को तोड़ करके अपना घर बनाने में जुड़ी हुई है? और उधार के नेताओं के सहारे कब तक मोदी टिके रहेंगे? बैसाखियों के सहारे कब तक मोदी लटके रहेंगे? यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चंपई सोरेन ने आज कहा कि मेरे पास में 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना,
तीसरा रहा कि इस राह में कोई साथी मिले तो उसके साथ में आगे का सफर तय करना। यानी अब पूरी तरीके से वो अपना क्रोनोलॉजी बताने का काम कर रहे हैं और ये बताने की बेआवश्यकता नहीं है कि क्रोनोलॉजी कहां से लिख करके उनको दी गई होगी। चंपई सोरेन आज कह रहे हैं कि उनके पास में 3 रास्ते हैं। सवाल तो यह है कि क्या उनके पास में कोई रास्ता था? चंपई सोरेन को क्या झारखंड के बाहर कोई नेता जानता था या कोई राजनीतिक पत्रकार उस पर चर्चा करता था? सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंपई सोरेन, जिनको जनवरी से जुलाई तक मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, क्या वाकई चंपई सोरेन अपनी छाप छोड़ पाए? और अगर इतनी बड़ी छाप थी तो क्या उसका खामियाजा हेमंत सोरेन को उठाना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अब उधार के नेताओं के सहारे, बैसाखियों के नेताओं के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो लगातार यह कह रहा है कि बीजेपी को इससे नुकसान हो रहा है और बीजेपी के अपने कार्यकर्ता जो वर्षों वर्ष तक लगातार संघर्ष करते रहे, अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में लगातार यह संदेश जा रहा है कि आपकी कोई पूछ नहीं है और कल को किसी और को लाकर के आपके माथे पर बैठा दिया जाएगा और आपको सिर्फ उसकी जय जयकार करनी होगी। और इसके उदाहरण के तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा, एकनाथ शिंदे, कई नाम ऐसे लिए जा सकते हैं। तो अब सवाल यह कि क्या वाकई चंपई सोरेन अब यह तय माना जाए कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और वो आज करेंगे या कल करेंगे? क्या वो पहले मुलाकात करेंगे और अभी यह सिलसिला कई दिन और लंबा खींचेगा? क्या चंपई सोरेन पूरी तरीके से मंच बना चुके हैं और चंपई सोरेन के जाने से जेएमएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान होगा? खैर, नुकसान की बात और फायदे की बात हम करें उससे पहले कुछ नेताओं के नाम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, बैसाखियों के नेता जिन पर मोदी जी टिके हुए हैं। बैसाखियों के नेता जिसमें नीतीश कुमार सबसे बड़ा नाम, चंद्रबाबू नायडू उससे भी बड़ा नाम, एकनाथ शिंदे जिनके बैसाखी पर लाकर के उन्होंने अपनी सरकार बनाने का काम किया, अजीत पवार बैसाखी के अंदर एक और पाया ला करके उसे मजबूत बनाने का काम करा। और आदि आदि इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि इस कड़ी के अंदर और भी कई नाम जोड़े जा सके। समय की कमी के चलते हमें आदि आदि लिखना पड़ा है, बाकी आप खालिस्तान भर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बैसाखियों का काम आज नरेंद्र मोदी के लिए कर रहे हैं। इसके साथ में उधार से आए हुए नेताओं की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ नाम आपके सामने। उधार के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, सीपी सिंह, आदि आदि आदि। ये आदि आदि इसलिए क्योंकि इसमें इतने नाम हैं कि अगर मैं यहां पर बताने लगूं तो वॉशिंग मशीन से निकले नेताओं की और उधार से नेताओं की अपने आप में एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, अपने आप में एक अलग खबर उनकी बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या अब नरेंद्र मोदी वो विपक्ष उनके सामने है जो विपक्ष पहले 10 साल तक उनके सामने रहा, या अब इंडिया गठबंधन जो बना, उस इंडिया गठबंधन में इतने मजबूत नेता मोदी के सामने हैं जिनसे मोदी उधार और बैसाखियों के नेताओं के सहारे पार नहीं पा सकते हैं। जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो आमने सामने की लड़ाई में उधार के नेता टिक नहीं पाएंगे और आपको ऐसे में इन उधार के नेताओं के सहारे और बैसाखी के नेताओं के सहारे डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। इंडिया गठबंधन के अगर अंदर देखें तो सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, कई ऐसे नाम हैं इंडिया गठबंधन के अंदर जो मोदी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वो नाम है जो ना टूटने वाले हैं, ना उधार के तौर पर जाने वाले हैं और ना बैसाखी के काम आने वाले हैं। ये वो नेता है जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर मजबूत क्षेत्रीय छत्रप है और बीजेपी को धूल चटाने में सक्षम है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आज के समय में धूल चटाई है या नहीं, ये आप किसी भी नुक्कड़ चौराहे पर बात करके देख लीजिए, लोग आपको इसका जवाब दे देंगे। अखिलेश यादव आज धूल चटा करके सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर मोदी और योगी के नाम का डंका बजता था, मीडिया से लेकर के और हर दरबारी विश्लेषक यही कहता था कि अखिलेश की तो बात खत्म है, अखिलेश तो परिवार से आगे बढ़ नहीं पाएंगे।
लेकिन अखिलेश ने उसी समय में अपना डंका कैसे बजाया हम सबके सामने है। तेजस्वी यादव इकलौते नेता जिन्होंने विधानसभा के अंदर फुल पावर दिखाई और मोदी जी को अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाने दिया। ममता बनर्जी, विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, ममता बनर्जी इकलौता नाम है और बिना किसी विवाद के ममता बनर्जी एक ऐसे मोदी जी के लिए नासूर के तरीके से बन गई है जिससे मोदी जी कभी पार नहीं पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने विधानसभा हो या लोकसभा हर जगह पर अपना परचम लहराने का काम किया और यह सच्चाई है कि मोदी जी हर दांव पेच आजमा चुके हैं लेकिन ममता बनर्जी से पार नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा ही नाम जो दिल्ली में लगातार नरेंद्र मोदी को धूल चटा रहे हैं। लोकसभा में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए लेकिन विधानसभा में रत्ती भर भी गुंजाइश बीजेपी के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। एमके स्टालिन, लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, पूरी तरीके से बीजेपी को सील प्रूफ करके तमिलनाडु से बाहर करने का काम किया है। और उसके साथ में उद्धव ठाकरे लगातार नरेंद्र मोदी के लिए, उनके हिंदुत्व की छवि के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। बीजेपी के अंदर कुछ नेता और हैं जिनको हम आंख दिखाते हुए नेताओं की श्रेणी में रखने का काम कर रहे हैं। और ये आंख दिखाते हुए नेता कौन कौन है और ये आंख दिखाते हुए नेता कब नरेंद्र मोदी के सामने आग उगलने लग जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। आंख दिखाते हुए नेताओं की श्रेणी में वसुंधरा राजे, उमा भारती, सुब्रमण्यम स्वामी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का सबसे नाम आखिरी में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर आग उगलने पर आ गए तो मोदी जी को केवल आंख नहीं दिखाएंगे बल्कि उनकी जमीन खिसक करके वो पूरी की पूरी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में चली जाए। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के पास में गुजरात वापसी लौटने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब लगातार अजीत पवार को लेकर के आरएसएस ये कहता रहा कि अजीत पवार से गलत तरीके से यहां पर गठबंधन किया गया, तो क्या आरएसएस ने अब पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को कुछ भी सलाह देना बंद कर दिया है या नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की सलाह मानना ही बंद कर दिया है? नरेंद्र मोदी केवल अपने वजूद की चिंता कर रहे हैं और उन्हें आरएसएस की कोई चिंता नहीं है, या आरएसएस का दखल ही खत्म हो गया है। आरएसएस चाहता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे डिनायल के मूड में चली जाएं जहां पर लोग ही उनको इग्नोर कर दें। अब जिस तरीके से चंपई सोरेन को यहां पर बीजेपी लेने के लिए आतुर दिख रही है और चंपई सोरेन नहा धो करके दिल्ली पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली पहुंच करके अब किसी भी क्षण वो नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से या राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए, अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं। और वो तस्वीरें गुलदस्ता हाथ में लेकर के, गुलाबी गुलाबी गुलदस्ता हाथ में लेकर के वो कभी भी सामने आ सकती है। लेकिन ऐसे में क्या हेमंत सोरेन के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? 14 सीटों पर प्रभाव, लगातार मीडिया बता रही है कि 14 सीटों पर प्रभाव है चंपई सोरेन का। लेकिन क्या वाकई चंपई सोरेन अगर टूट करके जाते हैं तो इसको आदिवासी अस्मिता स्वीकार करेगा कि बीजेपी के सामने जाकर के आपने सरेंडर किया, आपको 5 महीने का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, आपको 7 बार विधायक बनाने का काम जिस पार्टी ने किया, उस पार्टी से आप धोखा करके, गद्दारी करके और दूसरे दल से जाकर के हाथ मिला लेते हैं, तब क्या होगा? और दूसरी मुसीबत बीजेपी के सामने यह है कि क्या आप चंपई सोरेन के चेहरे के नाम पर चुनाव में जाएंगे या अपने नेताओं के नाम पर चुनाव में जाएंगे? और ऐसे में फिर वही महाराष्ट्र वाला दुख यहां पर आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लगातार एकनाथ शिंदे को लेकर के जो कसमकस चल रही है कि एकनाथ शिंदे के नाम पर जाते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता वो निष्क्रिय होने का डर है। और अगर देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर जाते हैं तो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता निराश और निष्क्रिय हो जाएंगे। यही सेम टू सेम बीजेपी के लिए झारखंड में भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि मोदी जी कब तक, कैसे और कहां तक इन बैसाखियों के सहारे, इन उधार के नेताओं के सहारे और इन आंख दिखाते हुए नेताओं से कैसे निपटेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की राजनीति करते रहे हैं, पलक झपकते ही उनको जवाब देने के लिए ये उधार के नेता, बैसाखियों के नेता और आंख दिखाते हुए नेता ये लगातार एक के बाद एक प्रहार करने के लिए तैयार बैठे हैं।
तो ऐसे में नरेंद्र मोदी कब तक अपने आप को बचा करके रखेंगे? क्योंकि साए के तरीके से उनके पीछे कोई अगर पड़ा हुआ है तो उनके अपने खुद के लोग हैं। नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के नेताओं से तो बाद में निपटेंगे, लेकिन पहले घर के अंदर जो चुनौती बन गई है, जिसमें आरएसएस के नेता हैं, जिसमें बागी नेता हैं, बड़ा गुट है, उससे कैसे निपटेंगे, सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।